फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टॉपिक को लेके नहीं बना रही हूँ, बल्कि आज के ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है आप लोगों से कुछ ऐसी चीजें शेयर करना, ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करना, रिसोर्सेज के बारे में बताना, कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बताना जो हर एग्जाम के लिए, बहुत भी यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, जो सबके लिए हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं वन बाय वन करके, मैं इन चीजों को आपसे शेयर करती हूँ। हालांकि इंटरनेट पे सारी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो पर्टिकुलर चीजें अच्छी लगी, वो मैंने काफी कुछ कलेक्ट किया हुआ है और उसके आपको साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो आते हैं पॉलिटी की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको पता है, लक्ष्मीकांत सबसे अच्छी बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है, नो डाउट, किसी तरह कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन जो मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए, एक बार आप आर कॉन्स्टिट्यूशन है, सुभाष कश्यप की लिखी हुई बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। एक बहुत सिंपल बुक है जिसको आपको सारी कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें, जो आर्टिकल्स हैं या फिर जो भी उनके प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है, उनको समझने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। हालांकि एक और बुक है डीडी बसु, लेकिन वो मुझे लगता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हर किसी को समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो सुभाष कश्यप की बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। हालांकि उनकी दो बुक बहुत अच्छी है, एक आर पार्लियामेंट है और एक आर कॉन्स्टिट्यूशन है। बट पार्लियामेंट में आपको कुछ चैप्टर जो लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको आर कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अच्छी बुक है। तो मुझे, मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप सुभाष कश्यप जी की बुक को पढ़ लें, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत की बुक को अगर आप उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं बाद में उसको, तो बहुत अच्छा होगा। एक रेफरेंस बुक के तरफ तौर पे आप सुभाष कश्यप की आर कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा लेके चलें। और उसके अलावा कुछ बेयर एक्ट आप जरूर रखें, आर्टिकल्स को हमेशा, कल के वीडियो में भी मैंने ये बात शेयर की है आपसे कि हमेशा आप बेयर एक्ट को रेफरेंस के तौर पे रखें। कहीं भी आर्टिकल्स, आपको पहले ही आर्टिकल्स याद कर ले जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स आप पंचायती राज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जो पंचायती राज से रिलेटेड क्या है, दो बातें। एक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स है और अमेंडमेंट है, उनका ईयर है, कभी कभी डेट भी पूछा जा सकता है, तो वो डेट है, ठीक है, वो सबसे पहले। उसके बाद उसके प्रोविजंस होते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है, इलेक्शन उनका कैसे होता है 5 ईयर्स पे, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, स्टेट वो फाइनेंस कमीशन, सॉरी, इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन कैसे काम करता है, सुपरविजन कैसे करता है, उसके लिए लॉ कैसे बनता है, उनके लिए जो भी लॉज बनते हैं, ठीक है, वो। और दूसरा होता है उसमें कुछ सब आर्टिकल्स के अंदर सब आर्टिकल्स दिए हुआ है, ठीक है। उन सब आर्टिकल्स को हमेशा आप याद रखेंगे, क्योंकि वो आप जैसे मेंस राइटिंग करते हैं, आपको वो चीज़ें ना बहुत आपको मतलब आपके आंसर को इन्हांस कर देंगे, इनरिच करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनके सब आर्टिकल्स जो छोटे छोटे उसमें क्लॉज में आर्टिकल्स दिए हुए हैं, सब आर्टिकल्स, वो जरूर पंचायती राज से याद कर लें। तो आपको बेयर एक्ट में ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। उसको सिनॉप्सिस बना ले और उसको तुरंत तुरंत, जैसे आप पंचायती राज, तो एक मैं कुछ और चीज़ें बता सकती हूँ। पॉलिटी में जैसे आप पढ़ते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आर्टिकल 1 to 5 है, ठीक है, 1 to 5। 6 to 11 जो है वो हमारे सिटीजनशिप से है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 1 to 5 आर्टिकल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें ओथ टेकिंग सब कुछ है इसमें। और उसके बाद आपको 12 से 36 जो आर्टिकल है, 35 नॉट 36, वो आपका फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स को आप ध्यान रखेंगे बहुत, उसके एक एक जो कहते हैं ना, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां से कोई एग्जाम नहीं है जहां से क्वेश्चन उस चैप्टर से नहीं पूछा जाता। तो बहुत सारी इसके स्पेशली जो आर्टिकल 19 है, उससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आर्टिकल जितने हैं उसके अंदर में जितने प्रोविजंस हैं, और उसके रिगार्डिंग एक चीज़ आप याद रखेंगे कि हमेशा कोई केस स्टडी ऐसी होती है, कोई इवेंट्स ऐसा नेशनल होता है, तो उसके अगर आप रेफरेंस वहाँ देंगे, उसका एग्जाम्पल अगर देते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, आपका जो आंसर होता है वो इनरिच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद के भी जितने आर्टिकल्स हैं वो देख लेंगे। उसके बाद आते हैं आपको उसके बाद जो आता है फंडामेंटल राइट्स है, हो गया। उसके बाद जो आता है, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी 51A, अब उससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है
कि उसके उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे आया और किस इसको आर्टिकल के तहत रखा गया। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व भी पूछे जाते हैं, वहां से क्वेश्चन जो बनते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, तो उसका आप बेटर है कि आप वहां से 36 to 51 तक के जितने आर्टिकल्स हैं वो याद कर लें। आर्टिकल्स जरूरी है क्योंकि पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इन्वायरमेंट भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आती है, पंचायती राज भी आ जाता है, इन्वायरमेंट भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है, तो वो आर्टिकल्स को आप कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि आप जैसे आप एग्जीक्यूटिव में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, जितने कैबिनेट्स, इनके बारे में तो बेसिकली आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, प्रेसिडेंट पढ़ना है, सीएजी पढ़ना है, इन 3-4 चीज़ों को, फाइनेंस कमीशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है फाइनेंस कमीशन कब कब बनी और कि उनके चेयरमैन कौन रहे, उनके रिकमेंडेशन अभी किस पूल पे, जो उनका टैक्स में जो शेयरिंग होती है, स्टेट की शेयरिंग होती है, पूल जो होता है उसमें कितना % शेयरिंग दिया जाता है स्टेट्स को। ठीक है, उसका फॉर्मूला कैसे तैयार किया जाता है, ये सब सारी चीजें आप देख लेंगे। और प्राइम मिनिस्टर से जो क्वेश्चन आते हैं जनरली उनके पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या फिर ये पूछा जाता है कि जो अलायंस होते हैं उनके साथ, जो कॉलिशन गवर्नमेंट होती है उनके साथ अच्छा बेटर होता है डेमोक्रेसी की कंडीशन, या एक इंडिविजुअल जो मेजर पार्टी के रूप में होती है, अकेली पार्टी होती है, उनकी कंडीशन बेहतर होती है, और हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है। तो आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देने हैं, क्योंकि कहीं कहीं कॉलिशन गवर्नमेंट होती है वो बेटर परफॉर्म करती है, बहुत सारी चीजों पे वो कंट्रोल करती है। अगर 2-4 पार्टियों की गवर्नमेंट है, जो मेजोरिटी किसी एक पार्टी की है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एक्शन लिए जाते हैं, ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जो कभी कभी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं होता। ठीक है, या फिर हमारे देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता। तो अगर कुछ जैसे ऑब्जर्वर होते हैं ना किसी भी समिट्स में, बहुत सारे क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखते रहते हैं कि कैसे ऑब्जर्व करना है, कंट्रोल भी कहीं ना कहीं वो पार्शियल कंट्रोल भी करते हैं। तो उसी तरह ये है, तो उनके आपको ठीक से प्रोज एंड कॉन समझना है और इस पर एक अच्छा सा एक नोट्स आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, प्रेसिडेंट से आपको तैयार कर लेना है, प्रेसिडेंट से वैसे कुछ उनके पावर पूछे जाते हैं, या फिर उनके इलेक्शन के जो मेथड्स है वो पूछे जाते हैं जनरली, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव में आते हैं तो आपको सीएम से क्वेश्चन होता है, गवर्नर से ज्यादा क्वेश्चन, सीएम के कंपेरेटिव देखते हैं तो कंपेरिजन करते हैं तो गवर्नर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लेंगे, उनके आर्टिकल्स देख लेंगे। तो ये चीज, और पंचायती राज अगेन मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा पॉलिटी में कोई अगर मुझे लगता है कि टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए तो वो पंचायती राज है। अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आजकल सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चन कोर्ट से पूछे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशियरी से, और इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उन कॉन्फ्लिक्ट के भी बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पे भी आप एक बार देख लेंगे, सबका अपना है पक्ष, अपना है। कोलिजियम सिस्टम के बारे में, तो कोलिजियम के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछा वैसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये पंचायती राज को अच्छे कर लेंगे, फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत, और सारे आर्टिकल्स को देख जाना है। ये हो गई। अब मैं कुछ और बुक्स पे आती है। अब ये पॉलिटी की बात हो गई। पॉलिटी में आपको पॉलिटी के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कंट्री की, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। या फिर कोई ऐसी केस स्टडी, हमेशा आपको हर आर्टिकल से रिलेटेड आपको गूगल कर लेंगे, केस स्टडी मिल जाएगा, आपको उसको रेफरेंस में एग्जाम्पल के तौर पे आपको जरूर देना है अपने आंसर में। ठीक है, वो जरूर याद रखेंगे। और आंसर राइटिंग अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं, मैं बात करती हूँ इंडियन इकोनॉमी की, नॉट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में आपको अगेन एनसीईआरटी के जो 2 बुक्स हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया गया है, उसको पढ़ना इतना इजी नहीं है। ये सच्चाई भी है, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आने वाला, बिल्कुल पढ़ेंगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। और मार्केट में बहुत सारी जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो इतने इतने रिसोर्सेज आपको टफ बना देते हैं, बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो उसमें बीच में आप ट्रैप हो जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ चैप्टर करने के बाद आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो वैसे चीज़ों से अभी बचना है आपको। तो आपको अगेन एनसीईआरटी 12th क्लास की जो है, डेवलपमेंट इन इंडिया करके कुछ है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही नेम है उसका, ठीक है, भारत का आर्थिक विकास करके, वो आप जरूर कर लेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हिस्ट्री के भी उसमें चैप्टर्स हैं, कॉलोनियल पीरियड में हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस स्टेज में था, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस वहाँ क्या थी, तो उन दोनों को देख लेंगे तो वो आपको हिस्ट्री में भी आपको बहुत फायदा करने वाला है। उसके बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, ये पढ़ने के बाद आप मैक्रो इकोनॉमी देख लेंगे एक बार, ठीक है, चीज़ों को। और कोई भी एक अच्छी बुक लेंगे, जो भी ऑथेंटिक बुक हो, अपने पसंद से, किसी के कहने पे बिल्कुल इकोनॉमी में मत जाइएगा। अदरवाइज इकोनॉमी ऐसी चीज नहीं है कि जो आप सिंपली कर लेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी जब भी इंडियन इकोनॉमी पढ़े, और चीजों को जब भी पढ़े, ध्यान रखें कि एक दूसरे से चीजों को लिंक करना सीखे, कनेक्ट करना सीखे। इकोनॉमी कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होती है। इकोनॉमी में जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी प्रक्रियाएं हैं, उनके प्रोसेस हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक का असर जो होता है वो दूसरे पर इफेक्ट होता है। इसलिए सबको एक साथ आप सारे उसके जितने कंपोनेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक दूसरे से लिंक करके तब उसको पढ़ेंगे इकोनॉमी को, हमेशा। और बहुत सिंपल तरीके से उसको तोड़ के अपने खुद एग्जाम्पल आप देखेंगे, बनाएंगे, उसके बाद इकोनॉमी को पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो अगर हम, कुछ रेट्स होते हैं जो बहुत जरूरी है, बैंक रेट, जैसे SLR, ये जितनी चीजें हैं आपको, ठीक है, रेपो रेट, जितनी, ये इनका पूरा आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इन चीजों को बिल्कुल, जीडीपी क्या होता है, NNP क्या होता है, ये सारी आपको बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। एक बना लिया, ये पीटी में भी काम करने वाला है, मेंस में भी काम करने वाला है, तो इसको बिल्कुल एक सिनॉप्सिस बना के हमेशा रखें, ठीक है। और जो बेसिक चीजें हैं इंडिया के बारे में, ठीक है, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, वो आप जरूर अच्छे से कर लें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ, अगर किसी, वैसे तो किसी बुक्स आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बुक्स लेते हैं, किस बुक को एज ए रेफरेंस बुक आप बनाते हैं, रेफर करते हैं। लेकिन मुझे कहना है कि जो भी बुक ले, बहुत थोड़ी पतली ले, सिनॉप्सिस फॉर्म में हो तो बेटर है, या फिर कहीं से आपको कुछ मटेरियल मिल जाता है ऑनलाइन तो उसको बेटर है, उसका अलग अलग पार्ट का अलग अलग ले ले, वो भी बेटर है। ये नहीं कि बहुत मोटी कोई बुक लेके आप कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि कोई भी एग्जाम हो, आपको जीएस की एक ही स्ट्रेटेजी है, जितना ज्यादा आपको, आप एफर्ट लगाना है आपको, और जितना ज्यादा लगा सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, स्पेशली इन मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उस पर आपको बहुत अच्छे से, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, जितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है इंडियन इकोनॉमी के लिए न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको इकोनॉमी को अच्छे से, हर दिन न्यूज़पेपर का जो इकोनॉमी का सेक्शन होता है उससे, अब स्टॉक मार्केट नहीं देखना है आपको कि कहाँ निफ्टी कहाँ जा रहा है, सेंसेक्स, ये देखने की आपको जरूरत नहीं है। वो कोई ऐसी इंसिडेंट होती है तो वो अपने आप कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये आपको देखना है कि अगर कोई हाँ, एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, यहाँ WTO के जितने समिट्स हुए हैं, उनके जितने प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि WTO का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हर जगह पूछा जाता है, हर एग्जाम में। तो उसे बहुत अच्छे से देख ले, दोहा राउंड का कैसा है, सिंगापुर राउंड क्या है, किस में क्या है, उरुग्वे राउंड क्या है, ठीक है। और किस जो सब्सिडी के मैटर पे, इंडियन सब्सिडी के मैटर पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, दो अलग अलग पोस्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और क्या उनके बीच का मुख्य मुद्दा है, वो हमेशा बना रहता है। टैरिफ भी लगाने का भी एक बहुत बड़ा कारण यही होता है, ठीक है। तो ये WTO का जो भी मैटर है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ के रखेंगे, कि इसका नोट्स हमेशा तैयार रखेंगे WTO का, हमेशा, ठीक है। उसके बाद इसके प्रोविजंस हो गए, और उसके बाद जो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है आपके लिए, कि हमेशा जो बजट होता है, एक तो मोटी सी बजट आती है जो गवर्नमेंट की होती है, वित्त मंत्रालय की होती है, फाइनेंस, तो वहाँ उसकी आप ले लें, ओरिजिनल ले लें, जो भी जेरोक्स आती है ओरिजिनल। और उसमें जो लिमिटेड चैप्टर्स है, आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लें। इधर पीटी दे रहे हैं, पीटी का देख लें, मेंस दे रहे हैं, मेंस के 2 से 3 साल का क्वेश्चन पेपर देख ले प्रीवियस ईयर्स की। या फिर अगर पीटी दे रहे हैं तो आप 5-6 साल का जरूर देख के अच्छे से, और फिर आपको पता चल जाएगा, एक ट्रेंड हमेशा रहता है,
ट्रेंड सेट होता है हर एग्जाम का। उसमें देखेंगे कि आपको इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट की अगर मैं बात करती हूँ तो बजट से कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन इस पे मैं एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी कल या परसों में, ठीक है, कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे एक बुक भी आती है बहुत मोटी सी बुक, तो वो जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा फिर पढ़ना पड़ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से आप सबसे ज्यादा डेटा को कलेक्ट करें, डेटा को कलेक्ट करें। फिर आप जैसे इकोनॉमिक सर्वे उठाते हैं, आपको बहुत सारे, जैसे उसका इंटू शुरू होता है आपको कीवर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो कीवर्ड्स को इकट्ठा करें, क्योंकि इकोनॉमी में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स और डेटास, इन्हीं दोनों पे पूरी इकोनॉमी टिकी होती है। कॉन्सेप्ट तो आपको जानना है, लेकिन ये दोनों चीजें ऐसी है ना कि जहाँ पे आपको पूरे मार्क्स यहीं से जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी बनते इसी पे है। कोई डेटा उठा के आप कोई क्वेश्चन बना दो, कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है। पॉवर्टी से क्वेश्चन है अगर। और हाँ, अगेन मैं एक और बात बता रही हूँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो मैं बता रही थी, जैसे पॉवर्टी। पॉवर्टी हर एग्जाम के लिए, इधर यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, पीटी हो, मेंस हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी रिपोर्ट क्या है, ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है, एनएसएसओ सैंपल वो करते, इकट्ठा करते, फिर नीति आयोग को देते, नीति आयोग अब जारी करती है, तो उसके बारे में आपको देखना है। फिर डेल्टा रैंकिंग जो आती है नीति आयोग की, वो भी एक बार आपको देखनी है, ठीक है। इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल्स इसमें भी आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी आपको देखने हैं। और उसके बाद अगेन आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें भी अगेन है। इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनके डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहां से आप क्वेश्चन कलेक्ट, हाँ, एक आप पॉलिटी में एक और सेक्शन याद रखेंगे, जो पार्ट है 6th and 5th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जो स्पेशल प्रोविजन है, क्योंकि लद्दाख का भी मैटर उसी पे टिका हुआ है। सारा कुछ लद्दाख में जो भी चीजें कन्फ्लिक्ट हुई हैं, अभी जो भी चल रहा है वहां पे, वो सिर्फ 6th शेड्यूल को लेकर हो रहा है। तो उस आप 6th शेड्यूल को देखेंगे अच्छे से कि 5th और 6th में क्या क्या प्रोविजंस है, वो हमेशा पूछेगा, ठीक है। और इसमें पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको जैसे एससी एसटी से रिलेटेड भी वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके चैलेंजेस क्या है, उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है प्रोविजंस, और उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस है जो उनके प्रॉब्लम को आपको वो खत्म कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहां से लेना। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो इंडियन इकोनॉमी में जैसा कि मैं बता रही थी, कुछ चीजें फिर फाइनेंस कमीशन को आप अच्छे से देख लेंगे, उनके आर्टिकल्स को अच्छे से देख लेंगे। और इतने देखने के बाद आपको सबसे बड़ी जो 2-3 चीजें और करनी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हर वीडियो में लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स मैं दे के जाती हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी है, आप न्यूज़पेपर को प्लीज, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर को आप लें, किसी भी, लेकिन आप कोशिश करें कि 1 घंटा वो हिंदी न्यूज़पेपर पे आप दें। स्पेशली जो इंटरनेशनल न्यूज़ होते हैं, या नेशनल भी कई ऐसे न्यूज़ होते हैं, या फिर जो इकोनॉमी पेज होता है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम में, क्योंकि आपको जल्दी करना है। जरूरी नहीं है कि हिंदू पे आप द हिंदू पढ़े जा रहे हैं, उस पर टाइम 2-2, 3-3 घंटे नहीं जरूरी है। हिंदू में कुछ अच्छा है तो कर ले आप, गूगल में ट्रांसलेटर की मदद से आप करके उसको जल्दी से कवर कर सकते हैं, लेकिन जरूर दें, ठीक है। और मेरा ये मानना है, कई लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर से अपना स्टार्ट करोगे, होता है, कई लोगों के साथ होता है, और उनका ब्रेन एक्टिव भी हो जाता है, मैं ये भी मानती हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ आप अपना मॉर्निंग का जो रूटीन है उसको साथ स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि आप न्यूज़पेपर में आपको ब्रेन को बहुत ज्यादा एक्टिव रखने की जरूरत नहीं है, या फिर हो पाता है ऐसा, मुझे नहीं लगता। अगर आपकी वो हैबिट में है तो इट्स वेरी गुड, आप उसको अगेन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो कोई क्वेश्चन सुबह सुबह आप लीजिए, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अगर पीटी एग्जामिनेशन है तो एक सेट ले लीजिए, अगर मेंस एग्जामिनेशन तो प्रीवियस ईयर के इनफैक्ट एक क्वेश्चन उठा लीजिए, 2 क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको तुरंत आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा, क्योंकि आपके पास उठने के साथ एक चैलेंज आ गया।
और आराम से अगर कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत वो नहीं है अच्छा, बहुत इफेक्टिव मेथड मुझे नहीं लगता। तो उस पर काम करें। दूसरी बात यह है कि आप योजना न्यूज़पेपर, योजना मैगजीन, आजकल शॉर्टकट बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ बहुत यूजफुल भी हैं और कुछ यूजफुल नहीं है, जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप बहुत सेलेक्टिव रहेंगे रिसोर्सेज के मामले में, ठीक है, क्योंकि आजकल अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन हर चीज़ मंगा लिया या फिर बुक स्टॉल पे रख के ये भी बुक ले लिया, ये क्यों छोड़ू, डर रहता है, हमेशा एक फियर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर ये छोड़ दिया तो शायद यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको उसके लिए गूगल कर ले, पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 चैप्टर्स उस बुक्स में बहुत अच्छे हैं तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है आप गूगल करके उसको पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसकी पूरी, क्योंकि वो बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाता है, आपके ब्रेन के ऊपर, आप कमरे में रखते हैं, ब्रेन के ऊपर बहुत सारा बर्डन आप नहीं कैरी कर सकते, ठीक है। और योजना को ज़रूर पढ़ें, जो भी अगर रेलिवेंट आपको टॉपिक लगते हैं योजना में, जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी यूजफुल है, उसको पढ़ें, वहां से आप कीवर्ड्स लें, क्योंकि उनका लैंग्वेज बहुत ही अच्छा होता है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा अगर कहीं लैंग्वेज मिलता है तो वो योजना में मिलता है। और दूसरी है पीआईबी के साइट पे जरूर जाए, वहाँ विजिट करें, इंफॉर्मेशन वहाँ से ले, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा आपको अगर, हाँ, एक मंथली मैगजीन तो आप जरूर करें, कुछ और करें, एक न्यूज़पेपर, एक मंथली मैगजीन और एक योजना, ये जरूर करें। क्योंकि हर एग्जाम में आप देखें कि हर जगह आपको जितने भी ऑप्शनल है उनका वेटेज कम होता जा रहा है और जीएस का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो जीएस के वेटेज को बढ़ाने के बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा। और एक न्यूज, कोई भी एक नेशनल न्यूज ले लें आप, जो भी आपको लगता है, बीबीसी ले लें, जो भी डीडी न्यूज ले लें, एक टाइम रखें जब आप, बेसिकली जब आप या फिर लंच करते हो या फिर डिनर कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये न्यूज जरूर सुन ले। अगर देख लेते हैं तो और भी बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग आपकी मेमोरी में रहता है। तो इन चीज़ों को हमेशा करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रैक्टिस, रेगुलर स्टडी करें, ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना लाइफ में आप कम भी पढ़ेंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बट आप ज़्यादा रह के अगर कंसिस्टेंसी में नहीं है तो आप कहीं सिलेक्शन नहीं ले सकते। कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप कर लें, आप जीनियस माइंड आपके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। आपने 4 घंटा रखा है, 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटे रखे, 5 घंटा पढ़िए, कहीं छूट गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे और थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रखिए और लिखने की प्रैक्टिस हमेशा। और एक और सजेशन है मेरा कि आजकल जो स्क्रीन टाइम होता है, हम क्या करते हैं कि जितने रील्स आते हैं स्क्रॉल कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि वो हमारा पर्पस नहीं है, ठीक है, या फिर हमारा दिमाग थक चुका है, या पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, या कभी पढ़ने का मूड नहीं है, ठीक है। दिमाग अपने आप कोई ना कोई एक्सक्यूजेस ढूंढ लेता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो ढूंढता रहता है, लेकिन आपका काम है उससे उसको हटाना, अलग करना, उस डिस्ट्रैक्शन से आपका काम है हटाना। तो जब हम रील स्क्रॉल करते हैं तो हमने अपनी प्लानिंग के तहत वो नहीं देख रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, हमारी स्टडी का पार्ट है। तो कोशिश कीजिए कोई और आपके लिए सर्व कर रहा है जिसे आप देख रहे हैं, अगर वो इंफॉर्मेटिव नहीं है तो कोशिश कीजिए बचने की, स्पेशली रील्स से, ठीक है। आपका टाइम भी बहुत चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका कोई पर्पस भी सॉल्व नहीं होता। हाँ, आपको कुछ करना है तो सर्च करें, वीडियो देखना है तो वीडियो देखिए जो इन्फॉर्मेटिव हो, आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो, ठीक है, वो पर्पस के साथ होना चाहिए। जो भी आप अगर ऑनलाइन टाइम देते हैं, आपका कोई पर्पस होना चाहिए उतने देर टाइम देने का। 5-7 मिनट 10 मिनट अगर वेस्ट हो जाता है कोई बात नहीं है, हाफ एन आवर भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद का जो टाइम देना है वो किसी पर्पस के साथ देना है। मुझे इस टॉपिक को सर्च करना है, या फिर इस पे वीडियो देखना है, इस पे सुनना है, उसका एनालिसिस सुनना है, मुझे तब देखना है, ठीक है। उसके बाद तो लाइफ पड़ी है, आप एक बार सिलेक्शन ले लेंगे, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, यकीन मानिए। और आपको फिर मन भी नहीं करेगा कि आप वहाँ टाइम दें। तो अभी आपका बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है,
तो आप फोकस रहें हमेशा, अपनी कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रखें। और जो भी आपकी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट करके एक बार, मैं बहुत जल्दी अपना नंबर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप नंबर शेयर कर, आप कमेंट एक बार करें किन किन को नंबर चाहिए, मैं नंबर भी शेयर करूंगी अपने ग्रुप पे। और जितने भी आपको, जितनी भी इम्पोर्टेंट आपको, जैसे भी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मैं उसकी स्ट्रेटेजी आपको समझाती रहूंगी हमेशा। और वीडियो के लास्ट में कोई ना कोई मैं टिप जरूर रोज दूंगी, कोशिश यही मेरी रहेगी। कभी कभी वीडियो नहीं बन पाती है क्योंकि मेरे पास जब तक कुछ अच्छा कंटेंट नहीं होता है तो मैं वीडियो बनाने में बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो आप सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।